नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का रेडियन गुरुकुल के डेली करंट अफेयर सेशन में स्वागत है। दोस्तों आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं 11 दिसंबर के उन सभी घटनाओं की जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो जो भी दोस्त चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि उनको लगातार इस तरह के वीडियोस मिलते रहें। चलिए दोस्तों आज की वीडियो को शुरू करते हैं और आज का पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट आरबीआई के नए गवर्नर के बारे में क्वेश्चन है दोस्तों। तो क्वेश्चन क्या है कि 11 दिसंबर 2024 से भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है कि नए गवर्नर के रूप में किसे अपॉइंट कर दिया गया है। तो बिल्कुल नाम याद रखिएगा, संजय मल्होत्रा। दोस्तों आरबीआई के ये बन गए हैं अब 26वें गवर्नर। ये भी बिल्कुल याद रखिएगा, आने वाले एग्जाम्स में आपसे पूछा जाएगा कि आरबीआई के 26वें गवर्नर कौन बने हैं। एक बार फिर से नाम याद रखना है, संजय मल्होत्रा। अभी किसको रिप्लेस करेंगे? तो सबसे पहले तो रिप्लेस जो हो रहे हैं वो आरबीआई के 25वें गवर्नर थे और उनका नाम था शक्तिकांत दास। दोस्तों ठीक है, शक्तिकांत दास का कार्यकाल बहुत लंबा रहा। ये 6 सालों तक आरबीआई के गवर्नर के रूप में कार्य किए। एक्चुअल में आरबीआई के गवर्नर का जो कार्यकाल होता है दोस्तों वो 3 सालों का होता है, लेकिन शक्तिकांत दास को पहले कार्यकाल के पूरे होने के बाद दूसरे कार्यकाल के लिए एक्सटेंशन दिया गया था, इसीलिए उन्होंने 6 सालों तक आरबीआई का कार्यभार संभाला गवर्नर के रूप में। अब फिलहाल 10 दिसंबर 2024 को उनका कार्यकाल समाप्त हो गया है और नए गवर्नर के रूप में अपॉइंटमेंट हो गया है संजय मल्होत्रा का, जो अब बन गए हैं आरबीआई के 26वें गवर्नर। अगर संजय मल्होत्रा की बात करें दोस्तों तो ये मूल रूप से राजस्थान के रहने वाले हैं और 1990 बैच के सीनियर राजस्थान कैडर के आईएएस अधिकारी भी हैं। अगर इन्होंने ग्रेजुएशन अपना किया आईआईटी कानपुर से इंजीनियरिंग में दोस्तों, और साथ ही इन्होंने जो मास्टर डिग्री हासिल की अमेरिका की प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से पब्लिक पॉलिसी में, तो इनका जो एजुकेशन है वो भी काफ़ी ब्राइट है दोस्तों। इंजीनियरिंग किए, उसके बाद इकोनॉमिक्स से इन्होंने पब्लिक पॉलिसी में मास्टर हासिल किया, वो भी अमेरिका के प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से। तो इनके जो कार्य रहे, इन्होंने अपने कार्य कह सकते हैं कि अधिकारी के रूप में जब इन्होंने कार्य किया तो वो भी काफ़ी इफेक्टिव कार्य किया। और जब इनको राजस्व सचिव के पद पर, जिसको हम रेवेन्यू सेक्रेटरी बोलते हैं, उसके पद पर भारत सरकार ने बैठाया, तो इनका जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्क था टैक्स पॉलिसीज के फॉर्मेशन को लेकर दोस्तों। तो भारत में नई नई टैक्स पॉलिसीज कैसे बनाई जाए, उनके फॉर्मेशन में इन्होंने अपना बहुत ही अहम योगदान निभाया हुआ है दोस्तों। तो एक बार फिर से याद रखिएगा, आरबीआई को 26वां गवर्नर मिल चुका है। संजय मल्होत्रा राजस्थान के मूल निवासी हैं और भी इनके बारे में जो कुछ जानकारी है आने वाले और भी वीडियोज में मैं बताता रहूंगा दोस्तों। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं यहां पर आरबीआई के बारे में। आरबीआई देश का सेंट्रल बैंक होता है और इसकी जो स्थापना हुई थी आरबीआई की, ये याद रखिएगा कि 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। किस एक्ट के द्वारा हुई थी? तो आरबीआई एक्ट 1934 के द्वारा। तो भारत सरकार का जो एक एक्ट था आरबीआई एक्ट 1934, उसी के द्वारा इसको 1 अप्रैल 1935 में कोलकाता में स्थापित किया गया था। 2 साल के बाद ही इसके हेडक्वार्टर को कोलकाता से मुंबई ट्रांसफर कर दिया गया। तो इसका जो हेडक्वार्टर है दोस्तों 1937 में मुंबई चला गया और तब से लेकर अब तक आरबीआई का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में ही लोकेटेड है। आरबीआई एक गवर्निंग बॉडी के तहत काम करती है जिसमें मुख्य रूप से एक गवर्नर जिसको अभी अपॉइंट किया गया है और 4 डिप्यूटी गवर्नर होते हैं। तो ये तो सबसे बड़े अधिकारी होते हैं आरबीआई में, एक गवर्नर और 4 डिप्यूटी गवर्नर। उसके अलावा और भी मेंबर्स होते हैं जो मिलकर आरबीआई का कार्यभार देखते हैं। आरबीआई का जो सबसे इंपॉर्टेंट कार्य होता है दोस्तों वो भारत में मॉनेटरी पॉलिसी के डिटर्मिनेशन को लेकर होता है। इसके बाद दोस्तों आज के सेशन का एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट इंडियन डायरेक्टर नॉमिनेटेड फॉर बेस्ट डायरेक्टर एट द 82nd गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स? 82वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए नामांकित पहले भारतीय निर्देशक का नाम क्या है? तो ये याद रखिए कि भारत के इतिहास में आज तक किसी भी फिल्म निर्देशक को इस अवार्ड के लिए नॉमिनेशन तक नहीं मिला था। ऐसा पहली बार हो रहा है जब किसी भारतीय निर्देशक को गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स के लिए बेस्ट डायरेक्टर वाली कैटेगरी के लिए नॉमिनेट किया गया है। तो एक तरीके का इंडिया के लिए हिस्टोरिकल मूवमेंट है दोस्तों, क्योंकि ये जो गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स होते हैं ये दुनिया में ऑस्कर के बाद दूसरे सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार होते हैं फिल्म क्षेत्र से दोस्तों।
तो अब ये डायरेक्टर कौन है जिनको यहाँ पे नॉमिनेट किया गया है, तो बिल्कुल नाम याद रखिएगा, पायल कपाड़िया। ये देखिए पायल कपाड़िया है और इन्होंने एक बहुत ही अमेजिंग मूवी बनाई है जिसका नाम है ऑल वी इमेजिन एज लाइट। इसी मूवी के लिए इनको यहाँ पर गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स का जो 82nd एडिशन है इसमें बेस्ट डायरेक्टर वाली कैटेगरी के लिए नॉमिनेशन मिला है दोस्तों। अब इनको फाइनल अवार्ड मिलता है कि नहीं, इसका जो फाइनल अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो 5 जनवरी 2025 होगा, तो उस समय डिसाइड किया जाएगा। लेकिन फिलहाल नॉमिनेशन ही मिलना बहुत बड़ी चीज है, तो बिल्कुल याद रखिएगा। ये जो पायल कपाड़िया है आने वाले एग्जाम में इनका नाम बार बार आपके सामने दिखेगा, इनके द्वारा निर्देशित मूवी का नाम दिखेगा, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी इनकी जो ये मूवी है वो कैंस जो फिल्म फेस्टिवल होता है फ्रांस का, वहां पर ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड को ऑलरेडी जीत रखी हैं। तो ये ऑलरेडी ही बहुत चर्चित फिल्म है दोस्तों, और इस बार अगर इसको गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिल जाता है तो ये लगा लीजिए कि इतिहास में भारत के अब तक किसी भी डायरेक्टर को इस तरह का पुरस्कार नहीं मिला था। इसके बाद दोस्तों आज के सेशन का एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द लेटेस्ट मल्टी रोल स्ट्रेंथ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट कमीशन्ड इनटू द इंडियन नेवी इन दिसंबर 2024? दिसंबर 2024 में भारतीय नौसेना में शामिल किए जाने वाले नवीनतम मल्टी रोल स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट का क्या नाम है दोस्तों? तो बिल्कुल याद रखिएगा INS तुसील। अब ये जो INS तुसील का फॉर्मेशन हुआ या फिर इसका निर्माण हुआ वो रूस की सहायता से हुआ दोस्तों। तो रूस और भारत की जो मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट है दोनों के कोलैबोरेशन से इसको बनाया गया। कहां पर बनाया गया तो बिल्कुल याद रखिएगा, रसिया का जो लेनिनग्राद है वहां पर इसको जो है कि बनाया गया दोस्तों। और सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज और याद रखिएगा कि जब इसको भारत की नेवी में शामिल किया जा रहा था तो जो इसका पूरा का पूरा इनॉग्रल मूवमेंट था या फिर कह सकते हो कि जो पूरा का पूरा इवेंट था उसको जो हेड कर रहे थे वो हमारे देश के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। इसके अलावा हमारे जो इंडियन नेवी के चीफ हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी वो भी उस इवेंट में मौजूद थे, साथ ही रशियन जो अधिकारी लोग थे वो भी वहां पर मौजूद थे दोस्तों। हमारे देश के जो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह है ये इस समय रसिया के दौरे पर हैं और वहां पर वो रसिया के जो डिफेंस मिनिस्टर है उनके जिनका नाम आंद्रे बेलोसोव है उनके साथ 10 दिसंबर को मॉस्को में सैन्य और सैन्य तकनीकी सहयोग पर एक इंटर गवर्नमेंटल मीटिंग किए जिसमें बहुत सारे नए निर्णय लिए गए दोस्तों। इसके बाद आज के सेशन का एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डेज इज ऑब्जर्व्ड एज द ह्यूमन राइट्स डे? निम्नलिखित में से किस दिन को मानवाधिकार दिवस के रूप में या अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कह लो या विश्व मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो बिल्कुल डेट याद रखिएगा 10 दिसंबर दोस्तों। 10 दिसंबर को 1948 में यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था और इसी की याद में या कह सकते हो कि इसी के सम्मान में यूनाइटेड नेशन ने डिसाइड किया कि हम लोग हर साल 10 दिसंबर को वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे सेलिब्रेट करेंगे दोस्तों। इस साल की जो थीम है ये बिल्कुल आपको याद रखना है। इस साल की थीम है आवर राइट्स आवर फ्यूचर राइट नाउ। तो अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे का इस बार यानी 2024 वाला थीम क्या है तो थीम एक बार फिर से सुन लीजिए, आवर राइट्स आवर फ्यूचर राइट नाउ। और इसको कितने तारीख को सेलिब्रेट किया जाता है? 10 दिसंबर को। अगर भारत में नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की बात करें दोस्तों, जिसको हम राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कहते हैं, तो यह गैर संवैधानिक संस्था है जिसको 12 अक्टूबर 1993 को सरकार के द्वारा बनाया गया था। इसके बाद दोस्तों आज के सेशन का बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है। इंडियाज लार्जेस्ट एयरपोर्ट नोएडा एयरपोर्ट वाज फर्स्ट सक्सेसफुली टेस्टेड इन दिसंबर 2024। वेयर इज दिस एयरपोर्ट लोकेटेड? तो भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा जिसको हम नोएडा हवाई अड्डा या फिर जेवर हवाई अड्डा का नाम देंगे, उसकी पहली बार वहां पे जो है कि एविएशन का या फिर कह सकते हो कि फ्लाइट का सफल परीक्षण किया गया दिसंबर 2024 में। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि ये पूरा का पूरा जो एयरपोर्ट है वो किस राज्य में लोकेटेड है? तो बिल्कुल याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में दोस्तों। तो दिल्ली से सटे जो उत्तर प्रदेश की डिस्ट्रिक्ट है गौतम बुद्ध नगर, वहां पर नोएडा ग्रेटर नोएडा जैसे सेक्टर्स हैं और इसी ग्रेटर नोएडा का एक पार्ट है जेवर और इसी जेवर में पूरे भारत का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है दोस्तों, जिसका नाम नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखा गया है। अब 9 दिसंबर को क्या हुआ कि यहां पर इसकी जो पहली सफल ट्रायल फ्लाइट थी वो सफलतापूर्वक लैंड की है और इसकी खुशी में यहां पे जब ये लैंड कर रही थी तो औपचारिक जल तोप की सलामी
सलामी भी दी गई थी। देखिए दोस्तों, यहाँ पे फ्लाइट लैंड कर रही है और यहाँ दोनों तरफ से इस पर जल का छिड़काव हो रहा है, जिसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है वाटर कैनन सैल्यूट। अब यहां पे बात करें कि ये पूरा का पूरा जो एयरपोर्ट है, अगर ये बनकर तैयार हो गया तो ये इंडिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। और इसको इसीलिए डिजाइन भी किया गया है कि दिल्ली एयरपोर्ट जो आज के समय में भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वहां की व्यस्तता को शिफ्ट किया जा सके, यानी कि मोस्टली जो फ्लाइट है उसको डाइवर्ट करके इस नोएडा एयरपोर्ट पे डाला जाए। इस पूरे एयरपोर्ट का फॉर्मेशन कौन सी कंपनी कर रही है, तो ये भी बिल्कुल याद रखिएगा, ज्यूरिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट एजी दोस्तों। और इन्होंने लगभग 85% काम कंप्लीट कर लिया है, 15% काम बच गया है। ये भी अनुमान है कि इसी मतलब अगले साल अप्रैल 2025 तक खत्म हो जाएगा। तो सरकार का पूरा टारगेट है कि अप्रैल 2025 में इस हवाई अड्डे से पहली कॉमर्शियल फ्लाइट जो है कि उड़ाई जाएगी दोस्तों। आज के सेशन में बस इतना ही। आज के सेशन की पूरी पीडीएफ आपको रेडियन गुरुकुल के टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, जाकर वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। डेली करंट अफेयर्स अपडेट के लिए आप रेडियन गुरुकुल के यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ जाइए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियोज अच्छे लग रहे हैं तो इनको लाइक करिए, शेयर करिए।